This story is about the Vikram and Betal. The title is Who is entitled to perform ancestral offering? ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है, जिसका शीर्षक है पिंडदान का अधिकारी कौन। पिछली कहानी में हमने सुना कि राजा विक्रमादित्य के जवाब देते ही बेताल उनकी पीठ पर से उड़कर घने जंगल में किसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। बेताल को पकड़ने के बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर बेताल को पेड़ पर से उतारा और अपने कंधे पर लादा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। हर बार की तरह फिर से बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक नई कहानी सुनाना शुरू की। कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक विधवा महिला रहती थी, जिसका नाम राधिका था। राधिका के विधवा होने के बाद उसके पति के रिश्तेदार उसका सारा धन अपने कब्जे में ले लेते हैं और राधिका और उसकी बेटी को घर से निकाल देते हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी दूसरे नगर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुकती हैं, तो वहां पहले से ही एक सिपाही एक चोर को बांधकर बैठा हुआ था। चोर को प्यास लगी होती है, तो वो राधिका और उसकी बेटी मीरा से पानी पिलाने के लिए विनती करता है। पानी पीने के बाद वो माँ बेटी से सारी बातें पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ था। सारी बातें सुनने के बाद चोर मीरा के साथ शादी करने की इच्छा रखता है। यह सुनकर राधिका को गुस्सा आता है और वो उस सिपाही को चोर की सारी बात बता देती है। सिपाही भी चोर पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हें फांसी लगेगी और तुम शादी करने की बात कर रहे हो। यह सुनकर चोर कहता है, बहुत पाप किए हैं मैंने। अब लगता है कोई तो हो जो मरने के बाद मुझे पानी दे सके। मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं चैन से मर भी नहीं सकता, भूत बनकर भटकूंगा मैं। ये सब सुनने के बाद सिपाही चोर को बांधकर आराम करने के लिए चला जाता है। सिपाही के जाने के बाद चोर राधिका और उसकी बेटी मीरा को अपने छिपाए धन के बारे में बताता है और कहता है, अगर आप अपनी बेटी मीरा की शादी मेरे साथ कर देंगी तो मैं आपको अपने छिपाए धन के बारे में बता दूंगा। मेरे मरने के बाद आप दोनों उस धन के साथ अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकेंगी। उसकी बात सुनकर दोनों सोच में पड़ जाती हैं। मीरा की मां चोर से पूछती है, तुम ये क्यों करना चाहते हो? तो चोर कहता है, शादी के बाद मेरा जो बच्चा होगा वो मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान करेगा, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं भूत नहीं बनूंगा। ये सब सुनने के बाद राधिका अपनी बेटी की शादी चोर से कराने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों की शादी होती है और जल्द ही दोनों का एक बच्चा भी हो जाता है। कुछ दिनों बाद चोर को फांसी लगा दी जाती है। राधिका और मीरा काफी दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद राधिका को चोर की बात याद आती है कि गुफा में एक मूर्ति के सामने की जमीन के नीचे उसने खजाना छुपा रखा था। दोनों माँ बेटी वहां जाकर देखते हैं और जमीन खोदने लगते हैं। फिर उन्हें वहां सोना चांदी और पैसे मिलते हैं। मीरा फिर भी दुखी रहती है
और कहती है, अगर ये पैसे नहीं भी मिलते लेकिन वो जिंदा रहते तो मुझे सब कुछ मिल जाता। राधिका बेटी को समझाते हुए कहती है कि अगर पैसा है तो सारी खुशी मिल जाएगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी एक नए शहर जाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद राधिका की नई सहेलियां मीरा की शादी कराने को लेकर पूछने लगती हैं। राधिका कहती है, मुझे अपनी बेटी की शादी तो करवानी है, लेकिन लड़का ऐसा होना चाहिए जो घर जमाई बनकर रहे। फिर कुछ वक्त बाद एक पंडित लड़का उनके घर आता है, जिसके सामने राधिका अपनी बेटी मीरा की शादी का प्रस्ताव रखती है। उनका बड़ा घर और पैसे देखकर वो लड़का लालच में आकर शादी के लिए हाँ कर देता है। वो कुछ वक्त तक उनके साथ रहता है और उनका भरोसा जीतने के बाद एक रात घर से सारे गहने और पैसे लेकर भाग जाता है। इस दुख में मीरा की मां राधिका की मौत हो जाती है और मीरा गरीब और अकेली हो जाती है। उसके बाद वो उस शहर से अपने बच्चे के साथ किसी दूसरे शहर चली जाती है। समय बीतता गया और मीरा किसी तरह अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे मीरा का बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन दोनों माँ बेटे रास्ते में भटक रहे थे कि इतने में उन दोनों की नजर एक राजकुमार पर पड़ती है, जिसके गले को एक अजगर ने जकड़ रखा था। मीरा के बेटे ने उस अजगर को काफी मुश्किलों के बाद राजकुमार के गले से तो निकाल लिया, लेकिन अफसोस तब तक राजकुमार की मौत हो चुकी थी। इसी बीच राजकुमार के पिता, जो कि उस राज्य के राजा भी थे, वहां पहुंचे। बेटे की मौत से वो काफी दुखी हुए, लेकिन मीरा के बेटे के साहस को देखते हुए राजा ने मीरा के बेटे को गोद लेने का फैसला किया। मीरा और उसका बेटा अब राजमहल में ही रहने लगे। मीरा का बेटा देखते ही देखते राजमहल और राजा के सारे कार्यों को सीख गया और उसने राजा के बेटे की जगह ले ली। राजा की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और कुछ वक्त के बाद राजा की मृत्यु हो गई। राजा ने मरने से पहले मीरा के बेटे को सारा राजपाट सौंप उसे राजा बना दिया था। उसके बाद मीरा ने अपने बेटे से कहा कि पिता की मौत के बाद बेटे को पिता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना होता है। ये बात सुनकर उसका बेटा अपनी मां मीरा के साथ पिंडदान करने निकल पड़ा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसे 3 हाथ दिखाई दिए। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल चुप हो गया और फिर हर बार की तरह इस बार भी उसने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, तो बताओ राजन, उस लड़के का पिता कौन है? मीरा का बेटा किस हाथ में पिंड देगा? इसमें एक हाथ उस चोर का है जिसके साथ मीरा की शुरुआत में शादी हुई थी। दूसरा हाथ उस आदमी का है जिसने धन की लालच में मीरा से विवाह किया था, और तीसरा हाथ उस राजा का है जिसने मीरा के बेटे को गोद लेकर अपने बेटे की तरह रखा था। बेताल का सवाल सुनने के बाद भी राजा विक्रमादित्य खामोश रहे।
थोड़ी देर बाद बेताल ने कहा, जल्दी बताओ राजन, वरना मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेताल की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, उस लड़के का पिता वो चोर है जिसने मीरा से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की। दूसरे व्यक्ति ने लालच में मीरा से शादी की थी और राजा ने बस अपना काम किया था। चोर ही मीरा का असली पति और उसके बेटे का पिता है, क्योंकि उसने मीरा के लिए बिना किसी स्वार्थ के मरने से पहले धन छोड़ा ताकि वो खुशी से आराम की जिंदगी बिता सके। राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनते ही बेताल बहुत खुश हुआ और हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रमादित्य की पीठ पर से उड़कर घने जंगल में जाकर किसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और राजा विक्रमादित्य उसके पीछे उसको फिर से पकड़ने के लिए भागे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी काम को सिर्फ उसकी सेवा के लिए करते हैं तो वो हमें कभी ना कभी अच्छे फल के रूप में मिलता है। ये फल हमें शायद सीधे ना मिले, लेकिन जब हम अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहते हैं तो उसका अच्छा परिणाम हमें जरूर मिलता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।